वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सप्लोर बायोलॉजी विद एनसीईआरटी चैनल में। आज क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर लास्ट वीडियो एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीड एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, ये सारी चीज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट लाइंस क्या क्या है एनसीईआरटी से एंड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो सीड इन एंजियोस्पर्म, द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे हम, जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एंड ओव्यूल जो पार्ट है वो सीड बनाएगा। तो सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट। कहाँ से बनते हैं ये सीड? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओव्यूल से सीड, जो ओव्यूल पार्ट है उससे सीड बनेगा। एंड सीड्स आर फॉर्म इनसाइड फ्रूट्स। सीड किसके अंदर बनते हैं? इनसाइड फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर सीड बनते हैं। तो सीड बनेगा ओव्यूल पार्ट से एंड फ्रूट बनेगा ओवरी से। ठीक है, आपको याद रखने के लिए, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर सीड है तो ओवरी के अंदर ओव्यूल है, तो ओव्यूल बनाएगा सीड, और ओव्यूल का बाहर जो ओवरी है, ओवरी बनाएगा फ्रूट्स। ठीक है, देख लेते हैं सीड का क्या क्या पार्ट है। सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट्स, कॉटाइलेडन एंड एन एम्ब्रियो एक्सिस। तो अगर पूछा जाए सीड का क्या क्या पार्ट्स है, सीड का है तीनों पार्ट। सीड कोट है, कॉटाइलेडन है एंड एम्ब्रियो एक्सिस है। द कॉटाइलेडन्स ऑफ द एम्ब्रियो सिंपल स्ट्रक्चर, थिक एंड सोलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड्स रिजर्व एज इन लेग्यूम्स। लेग्यूम्स प्लांट्स में ये जो सीड का कॉटाइलेडन्स है, ये फूड रिजर्व, स्टोरेज फूड के वजह से, फूड स्टोर होने की वजह से सोलन हो जाते हैं, एज इन केस ऑफ यू कैन फाइंड लेग्यूम्स। और सीड्स के एक्चुअली दोनों ये मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। सीड्स दो तरह का हो सकते हैं, जैसे कि नॉन एल्बुमिनस एंड एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस सीड किसे कहते हैं? नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म। जो ट्रिपलेट स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म बन रहा था डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान, उसमें अगर सीड फॉर्मेशन के दौरान उसमें कोई भी रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं रहा, मतलब पूरा एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज्ड अप हो गया है, तो उस तरह का जो सीड है उसे कहा जाएगा नॉन एल्बुमिनस। नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एज इट कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली यूज्ड अप या कंज्यूम हो गया है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी से पी ग्राउंड नट किस तरह का सीड है? नॉन एल्बुमिनस। और एल्बुमिनस जिसमें पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म अभी भी रिटेन है, पूरा एंडोस्पर्म यूज नहीं हुआ है, कंज्यूम नहीं हुआ है, पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म अभी भी प्रेजेंट है, उसे कहते हैं एल्बुमिनस सीड। जैसे कि व्हीट, मेज, बर्ली, कैस्टर, सनफ्लावर। तो यहाँ पर सीड नॉन एल्बुमिनस हो सकता है, एल्बुमिनस हो सकता है। नॉन एल्बुमिनस मतलब जिसमें एंडोस्पर्म नहीं है, एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज्ड अप हो गया है। एग्जाम्पल पी ग्राउंड नट। एल्बुमिनस सीड्स जिसमें पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म अभी भी प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म का कुछ हिस्से अभी भी प्रेजेंट है, उसे एल्बुमिनस सीड्स कहते हैं। एग्जाम्पल व्हीट, मेज, बर्ली, कैस्टर, सनफ्लावर। और एक चीज़ ऐसा देखा जाता है, कुछ ऐसे भी सीड्स है जिसमें जो न्यूसेलस है वो प्रेजेंट रहते हैं। कुछ ऐसे भी सीड्स है जिसमें न्यूसेलस जो स्ट्रक्चर है, न्यूसेलस, तो न्यूसेलस भी प्रेजेंट रहते हैं। जैसे हम बताया था न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक के बाहर जो न्यूसेलस स्ट्रक्चर है तो न्यूसेलस भी प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि ब्लैक पेपर एंड बीट, remnants of nucleus are also present. Remnants of nucleus are also present. The residual persistent nucleus is called perisperm. तो कुछ ऐसा सीड है जैसे कि ब्लैक पेपर एंड बीट, उसमें न्यूसेलस भी प्रेजेंट है। न्यूसेलस का रेमनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द न्यूसेलस प्रेजेंट, एंड उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पेरिस्पर्म। द परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज द पेरिस्पर्म। ठीक है, चलो इंटीगुमेंट्स। अब जो इंटीगुमेंट्स पार्ट्स था, इंटीगुमेंट्स वाला जो इंटीगुमेंट्स बाहर का, जो ओव्यूल का बाहर का सबसे बाहर का जो इंटीगुमेंट्स पार्ट्स था, वो क्या बनाएगा? इंटीगुमेंट्स फॉर्म द टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। इंटीगुमेंट्स जो है वो बनाते हैं सीड कोट्स। सीड कोट फॉर्मेशन किस स्ट्रक्चर से होता है? इंटीगुमेंट्स। और ये इंटीगुमेंट्स एक्चुअली सीड कोट का दोनों लेयर है, आउटर टेस्टा
और इनर टेगमेन, आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेन। चलिए नेक्स्ट और एक स्ट्रक्चर था माइक्रोपाइल, जिसमें से पोलिंग ट्यूब एंट्री ले रहा था। तो माइक्रोपाइल का क्या होता है? माइक्रोपाइल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर, एक छोटा सा पोर किस फॉर्म में ये रहते हैं। ये हेल्प किसे करते? इसका फंक्शन क्या है? फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ठीक है, तो माइक्रोपाइल कैसा रहता है? एक स्मॉल पोर के तरह रहते हैं। उसका काम है ऑक्सीजन और वाटर को एंट्री कराना सीड जर्मिनेशन के दौरान। फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर वाटर कंटेंट रिड्यूस्ड एंड सीड्स बिकम रिलेटिवली ड्राई, वाटर कंटेंट अगर रिड्यूस हो गया तो सीड जो है वो ड्राई हो जाएगा एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्लोज डाउन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो डिक्रीज हो जाएगा एंड द एम्ब्रियो मेंटल स्टेट ऑफ इनएक्टिव स्टेट में रह जाएगा, उसे कहेगा डॉर्मेंसी। अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हो, जैसे कि वाटर कंटेंट रिड्यूस्ड हो गया हो या तो सीड ड्राई हो जाएगा एंड एम्ब्रियो का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। उस स्टेज को कहा जाएगा द स्टेज ऑफ इनएक्टिवनेस ऑफ द पर्टिकुलर एम्ब्रियो, डॉर्मेंसी। अगर फेवरेबल कंडीशंस हुआ तो वो जर्मिनेट करेगा। क्या क्या वो फेवरेबल कंडीशंस है जिसके वजह से एम्ब्रियो जर्मिनेट कर सकते हैं? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्या वो फेवरेबल कंडीशंस है? एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सुइटेबल टेम्परेचर, ये सारे फेवरेबल कंडीशंस अगर मिल गया तो एम्ब्रियो फिर से जर्मिनेट कर सकता है। चलिए अब चलते हैं सीड के बाद फ्रूट। ओवरी डेवलप्स इनटू ए फ्रूट, जो ओवरी पार्ट है वो बनाते हैं फ्रूट। ओव्यूल से सीड बनाएगा एंड ओवरी से फ्रूट, ओव्यूल इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट। फ्रूट का जो वॉल है वो एक्चुअली ओवरी का वॉल डेवलप करके फ्रूट का वॉल बनाते हैं, उसे कहते हैं पेरिकार्प। तो यहाँ पर दोनों कन्फ्यूजन वाला टर्म है। पेरिकार्प इज द वॉल ऑफ द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओवरी। पेरिकार्प वॉल ऑफ द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओवरी एंड पेरिस्पर्म ब्लैक पेपर एंड बीट में रेमनेंट्स ऑफ द न्यूसिलस। ये दोनों कन्फ्यूजिंग वाला टर्म है, आप याद रखना। द फ्रूट में बी फ्लेसी एज इन गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा, और मे बी ड्राई फ्रूट जैसे कि ग्राउंड नट, मस्टर्ड, इसमें ड्राई फ्रूट। अब चलते हैं फ्रूट का एक फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट्स क्या है। फॉल्स फॉर ट्रू देख लिया आपने, बायोलॉजी में भी फॉल्स और ट्रू आ गया, फ्रूट में भी फॉल्स और ट्रू। कौन सा ट्रू फ्रूट्स है, कौन सा फॉल्स फ्रूट्स है? चलिए देख लेते हैं हम में से कौन कौन है जो फॉल्स फ्रूट कहते हैं, कौन कौन है जो ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट्स किसे कहते हैं? ये डेवलपमेंट के दौरान, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान या फ्रूट फॉर्मेशन के दौरान जो फ्लावर का जो अदर पार्ट्स है, अदर फ्लोरल पार्ट्स जैसे कि सेपल पेटल्स, अदर जो फ्लोरल पार्ट्स है डीजेनरेट एंड फॉल ऑफ, वो डीजेनरेट हो जाते हैं एंड वो फॉल ऑफ हो जाते हैं एंड वो निकल जाते हैं, उस पार्ट से वो हट जाता है। However, in few species such as apple, strawberry and cashew, इसमें से एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है, सिर्फ हमने देखा ओवरी बनाते हैं फ्रूट, मगर एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू में सिर्फ ओवरी नहीं, थैलामस ऑल्सो कंट्रीब्यूट फॉर द फ्रूट फॉर्मेशन। थैलामस का भी रोल है फ्रूट फॉर्मेशन में, क्योंकि इसमें सिर्फ ओवरी नहीं, ओवरी के छोड़ के दूसरा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है फ्रूट फॉर्मेशन में। तो इस तरह का जो फ्रूट है उसे कहते हैं फॉल्स फ्रूट। और जो फ्रूट सिर्फ ओवरी से फॉर्मेशन होगा, जो फ्रूट सिर्फ ओवरी से, ओनली फ्रॉम द ओवरी, जो फ्रूट सिर्फ ओवरी से फॉर्मेशन होगा, डेवलप होगा, उसे कहा जाएगा ट्रू फ्रूट्स, उसे कहा जाएगा ट्रू फ्रूट्स। चलिए देखते हैं, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप देख लेते हैं। यहाँ पर सीड कोड ये वगैरह दिया हुआ है। कुछ ऐसा भी फ्रूट्स है, आप चलिए देख लें, कुछ ऐसा भी फ्रूट्स है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं। कुछ ऐसा भी फ्रूट्स है वो डेवलप करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बगैर ही वो फ्रूट्स डेवलप कर जाते हैं। उस तरह का फ्रूट को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। बनाना, वन सच एग्जाम्पल बनाना। बनाना किस टाइप का फ्रूट है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स किसे कहते हैं? फर्टिलाइजेशन के बगैर, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट डेवलप हुआ तो उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। एंड सीडलेस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये सीडलेस है। सीड्स का एक्चुअली सेवरल एडवांटेजेस है एंजियोस्पर्म में। जो सीड फॉर्मेशन है इसका सेवरल एडवांटेजेस। क्यों? सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल
एंड सीड आर बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल, ये सारे एडवांटेजेस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पेज में सफिशिएंट फूड रिजर्व फॉर यंग सीडलिंग्स एंड फॉर द नरिशमेंट एंड द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो, ये है सेवरल एडवांटेजेस, जो सीड फॉर्मेशन का सेवरल एडवांटेजेस। सीड एक्चुअली नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं जब तक वो फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल ना हो, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करते हैं सीड कोट, इजीली डिस्पर्सिबल के लिए एक जगह से दूसरे का वो बेटर एडेप्टिव है, ये सारी चीज़। चलिए अब देख लेते हैं सीड। तो सीड एक्चुअली अगर प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस रहा तो वो जर्मिनेट करेगा, नहीं तो वो डॉर्मेंट स्टेज में रहेगा, इस तरह। तो ये एक टर्म यहाँ पर आता है वायबिलिटी सीड का। कौन से प्लान, डिफरेंट प्लान का सीड का जो वायबिलिटी डिफरेंट है। तो वायबिलिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ सीड्स टू रिटेन द पावर ऑफ जर्मिनेशन over a period of time is called validity of seeds. The ability of seeds to retain the power of germination over a period of time is called viability, seed viability. कितने देर तक वो germinating power है उसमें। Viability of seeds can be known by two methods: ability to germinate, testing their ability to respire. Viability of seeds can be known by two methods: ability to germinate and testing their ability to respire. Different seeds का viability different है, जैसे कि कुछ ऐसा स्पीसीज है लूज वायबिलिटी विद इन फ्यू मंथ्स, कुछ महीने के अंदर ही उसका जर्मिनेटिंग पावर ख़त्म हो जाता है। कुछ ऐसा भी है जिसमें लाइफ फॉर सेवरल ईयर्स, कुछ ऐसा भी है लाइफ फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। कुछ एग्जांपल है एनसेटी का, द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ लुपिनस आर्कटिकस excavated from the Arctic tundra. The seed germinated and flowered after the estimated record of 10,000 year of dormancy. 10,000 साल के डरमेंसी के बाद भी ये जर्मिनेट करने का एबिलिटी उसमें फिर देखा गया। A recent record of 2,000 years of old viable seed is the date palm. ठीक है, date palm. A recent record of the 2,000 years old viable seed is of the date palm. Phoenix dactylifera discovered during the archaeological excavation, पूछा जा सकता है किंग हेरोड पैलेस नियर द डेड सी। तो यह दोनों एग्जाम्पल, लुपिनस आर्कटिकस 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी इसका एक्सकवेशन के दौरान आर्कटिक तुंदर से पाया गया, और एक है 2,000 ईयर्स इज ऑफ द डेड पाम। फिनिक्स डैक्टाइलिफेरा कहाँ से? किंग हेरोड पैलेस, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एट किंग हेरोड पैलेस नियर द डेड सी। चलिए ओके, अब यहाँ एक एग्जाम्पल, ऑर्किड सीड्स आर वन ऑफ द सच कैटेगरी, ईच फ्रूट कंटेन थाउजेंड ऑफ टाइनी सीड्स। सिमिलर इन द केस ऑफ फ्रूट सम ऑफ पैरासाइटिक स्पीसीज सच एज ओरोबेंची एंड स्ट्रीगा, ये भी एक देख लेना। और ये लास्ट है जो टॉपिक है इस चैप्टर में, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। क्या चीज़ है एपोमिक्सिस? एक्चुअली फर्टिलाइजेशन के बगैर ही सीड फॉर्मेशन होता है। पार्थेनोकार्पिक फर्टिलाइजेशन के बगैर फ्रूट फॉर्मेशन, एपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन के बगैर ही सीड फॉर्मेशन, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे कि देखा जाता है एस्टरेसियन ग्रास एंड ग्रासेस, इस सारे फैमिली एस्टरेसियन ग्रासेस इस तरह के जो प्लांट्स है उसमें देखा जाता है एपोमिक्सिस। This apomixis is a form of asexual reproduction that mimics the sexual reproduction. Is a form of asexual reproduction क्योंकि इसमें फ्यूजन नहीं हो रहा है गैमेट्स का, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, but that mimics the sexual reproduction. एपोमिक्टिक सीड कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं? डिप्लॉयड एग सेल का अगर रिडक्शनल डिवीजन ना हो तो हैप्लॉइड नहीं होगा, वो डायरेक्टली एम्ब्रियो बना सकते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप याद रखना, साइट्रस एंड मैंगो, साइट्रस एंड मोर ऑफ एज इन मेनी साइट्रस एंड मैंगो आप देख सकते हैं। Variety, some of the nuclear cells surrounding the embryo start dividing, producing the embryo sac and developing the embryos. ठीक है, न्यूक्लियर सेल जो है एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ वो एक्चुअली बनाते हैं सीड। जो डिप्लॉयड न्यूक्लियर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक, डेवलप इनटू द एम्ब्रियोज। जो एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ जो न्यूक्लियर सेल्स है वो एम्ब्रियो बना देते हैं। बहुत सारे एम्ब्रियो एक्चुअली फॉर्मेशन होता है। ओव्यूल कंटेंट्स मेनी एम्ब्रियो, इसे पॉली एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं। एग्जाम्पल साइट्रस एंड मैंगो, एग्जाम्पल साइट्रस एंड मैंगो।
ओव्यूल कंटेंस मेनी एम्ब्रियोस, क्योंकि वो सिर्फ जाइगोट से नहीं बन रहा है, एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ जो न्यूक्लियस सेल्स है उससे ही बन रहा है, इसलिए इसे पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। एपोमिक्सिस सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है? डिप्लॉयड एग सेल से हो सकता है, न्यूक्लियस सेल से हो सकता है, न्यूक्लियस सेल्स तो डिप्लॉयड है। और इस तरह का साइटस में देखा जाता है बहुत सारे एम्ब्रियो हो रहा है, क्योंकि जाइगोट से नहीं हो रहा है, जो न्यूक्लियस सेल वही बना रहा है, तो इसलिए बहुत सारे एम्ब्रियो का प्रेजेंस आप देख सकते हैं साइट्रस में, तो इसे इस स्टेज को पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। और एक हाइब्रिड वैराइटीज ऑफ सीड, जी क्या है हाइब्रिड वैराइटी सीड्स का प्रॉब्लम? क्योंकि जो प्रॉब्लम्स ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर, हर एक साल इसको प्रोड्यूस करना पड़ता है। डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर्स, जो प्रोजेनी से कैरेक्टर सेपरेशन, जो डिफरेंट ट्रेड्स है वो सेपरेशन की वजह से हाइब्रिड कैरेक्टर वो मेंटेन नहीं करता। टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स के लिए टू एक्सपेंसिव है। अगर इस हाइब्रिड सीड्स को एपोमिक्टिक सीड्स में इसमें और एपोमिक्टिक सीड बनाया जाए तो ये एडवांटेज होगा, कैरेक्टर का सेग्रीगेशन भी नहीं होगा। एपोमिक्टिक सीड का ये एडवांटेज है। और हाइब्रिड सीड्स का ये कुछ डिसएडवांटेज है, प्रोड्यूस एवरी ईयर ड्यू टू मेंटेन हाइब्रिड के डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर्स, टू एक्सपेंसिव, इसके जगह एपोमिक्टिक सीड बनाया जाए तो ये बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एपोमिक्टिक इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन मेनी लेबोरेटरीज अराउंड द वर्ल्ड, understand the genetics of apomixis to transfer apomictic genes into hybrid varieties। ठीक है, तो ये अगर किया जाए, रिसर्च इज गोइंग ऑन, तो ये अगर किया जाए तो हर साल हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करना नहीं पड़ेगा, एक्सपेंसिव भी नहीं होगा और जो कैरेक्टर्स है वो भी मेंटेन रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।